हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अलाउंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर्स होता है स्ट्रक्चर एक सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें मेन पार्ट होता है एक बेसिक वेजेस के बाद एम्प्लॉय को उनको अलाउंसेस मिलते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस है, आज हम लोग यही सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर बेसिक सैलरी और अलाउंसेस का जो टोटल होता है उसके बाद जो डिडक्शंस होते हैं, फिर जो नेट पेमेंट्स होती है वो इम्प्लॉय को पेमेंट्स कर दी जाती है। इससे पहले हम लोग ने सैलरी पार्ट्स में देखे बहुत सारी चीजें। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें क्लियरली मेंशन है कि 3 ब्लॉक्स ऑफ वेजेस, जो वेजेस है वो 3 ब्लॉक से होके गुजरता है। फर्स्ट है बेसिक सैलरी जैसे मैंने आपको बताया था, वो कम्प्लीटली उसके पे आउट, उसके पर डे उसने कितना टाइम काम किया उस पर पूरा डिपेंड होता है। फिर बेसिक सैलरी के बाद कौन कौन से अलाउंसेस है जो उसके सैलरी में ऐड होते हैं, एडिशंस होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे कौन कौन से स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है जो हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो हम लोग पहले इस वीडियो में कंप्लीटली फोकस करेंगे अलाउंसेस पे दोस्तों। तो जो नेक्स्ट है वेजेस ब्लॉक, पहले मैंने आपको बता दिया कि वेजेस के 3 ब्लॉक्स है। एक तो बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद अलाउंसेस ऐड होते हैं कौन कौन से, इधर हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये मतलब ये सब क्यों करने की जरूरत पड़ती है, क्यों सीधा चुपचाप किसी की सैलरी 20,000 हो रही है, 30,000 हो रही है, उनको सैलरी बोल के दे दो। आप लोग उसके इतने सारे नाम क्यों रखते हैं, इतने सारे नाम क्यों रखे गए? जैसे बेसिक सैलरी हो गया, फिर मेडिकल अलावेंस मिलता है, स्टैट्यूटरी अलावेंस मिलता है, हाँ सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस मिलता है, बहुत सारे। अगर आप वर्क कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको अपने सैलरी स्ट्रक्चर्स में आपको देखेंगे उसमें बहुत सारे अलावेंसेस मेंशन रहते हैं। तो क्यों ये सारी चीजें मेंशन होती है, उसके पीछे का क्या रीजन है? सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों है वो है टैक्स की सेविंग का। अभी देखिए, बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस होते हैं जो, और ऐसे अलावेंसेस मिलते हैं जिस पे टैक्स का डिडक्शंस होता है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉयज को हाउस रेंट अलावेंस मिलता है, अब वो बेचारा क्या करता है, उसको वो जो अलावेंसेस मिलता है वो अलावेंस को वो सीधा वो जो ओनर है उसको पेमेंट्स कर देता है, वो रेंट की पेमेंट्स कर देते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो उसकी इनकम नहीं है, एक तरीके से वो अपने रेंट की पेमेंट रीइंबर्समेंट कर रहा है कंपनी से। तो एक्चुअल में वो इनकम नहीं है। तो उस पे वो जो डिडक्शंस है, वो किस तरीके से डिडक्शंस है, वो इनकम टैक्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे जो मेजर पार्ट होता है, ये जो कंपोनेंट्स बनाने का, सैलरी, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, डीए इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स, ये सारी चीजें कंपोनेंट बनाने का जो सबसे मेन रीजन होता है वो टैक्स सेविंग है। जैसे बहुत सारे अभी एम्प्लॉय जो है, जो मेडिकल में भी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस का उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता है। प्लस अभी तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी आ गया है। ऐसे बहुत सारे उनको पेमेंट्स होती है एम्प्लॉय को, जिसपे गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है, एक एग्जम्पशन दे के रखा है। तो वो एग्जम्पशन से बचने के लिए और इस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि उनको कम से कम टैक्स लगे। दूसरा ये है दोस्तों कि इंक्रीज और डिक्रीज और अदर स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल आप किसी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जैसे पीएफ का डिडक्शंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे वर्कर हो गया या एम्प्लॉय ये चाहते हैं कि उनके स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कम हो और उनको इन हैंड सैलरी ज्यादा मिले। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ता है दोस्तों कि बेसिक सैलरी जितना हो सके मिनिमम ले, क्योंकि पीएफ और ईएसआईसी दोनों एक्ट में सबसे ज्यादा जो बेसिक सैलरी पे कंपोनेंट पे परसेंटेज लगता है, तो वो लोग बेसिक सैलरी कम कर देते हैं और अदर अदर जो अलावेंसेस है उसकी कंपोनेंट ज्यादा कर देते हैं, जो पीएफ और ईएसआईसी जिस अलावेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उस केस में स्टैट्यूटरी डिडक्शंस बहुत कम होता है, और स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कम होता है दोस्तों, तो इंप्लॉय के हाथ में सैलरी ज्यादा आती है, मतलब उनके इन हैंड सैलरी ज्यादा आती है। जो तीसरा सबसे रीजन है कि एक एम्प्लॉय को एक कंफ्यूजन क्रिएट करना रहता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप बहुत सारी कंपनी में जाते हो, वो लोग बोलते हैं कि 6 लाख का पैकेज है आपका। 6 लाख का पैकेज मतलब 50,000 रुपया इन हैंड, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रॉस सैलरी उसकी 50,000 रुपया मंथली है, लेकिन उसको पेमेंट आती है 35,000 रुपया, 38,000 रुपया। तो कंपनी एक है ना क्रिएट करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि आपको 6 लाख का पैकेज है लेकिन पेमेंट इन हैंड आ रही है 35,000 रुपया। तो वो लोग एक फिक्स्ड कॉम्पनसेशन अलाउंस फिक्स करके रखते हैं कि ये फिक्स पार्ट आपको 1 साल के बाद मिलेगा,
या जो भी वो लोग एक कंफ्यूजन एम्प्लॉय के बीच में क्रिएट करके रखते हैं कि एम्प्लॉय ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी इतनी सैलरी है, लेकिन उतनी सैलरी इन हैंड तो आती नहीं है। तो एक तरीके से कंफ्यूजन भी क्रिएट करने का एक रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है दोस्तों। देन जैसे मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो बेसिक सैलरी, उसके बाद डीएनएस अलाउंस हो गया और रिटेनिंग अलाउंस हो गया। रिटेनिंग अलाउंस क्या है वो हम लोग ये सारे कंपोनेंट्स अभी आने वाली वीडियोस में सारी चीज डिस्कस करने वाले। अलाउंसेस में क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, फूड अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, एक एक करके दोस्तों सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले है बेसिक रेट। ठीक है, बेसिक रेट है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी इज फाउंडेशन ऑफ द कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर। डेफिनेटली जो बेसिक सैलरी होती है वो पूरा फाउंडेशन है एक सैलरी स्ट्रक्चर का दोस्तों। इट इज द पार्ट ऑफ द सैलरी विच इज प्योरली पेड अगेंस्ट द वर्क डन। जो उसने पूरा काम किया है या उसने जो भी टाइम अपना इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उसके बेसिस पे बेसिक सैलरी का कंप्यूटेशन होता है, बेसिक सैलरी कैलकुलेट होती है। जैसे उसने 30 डेज था मंथ में, उसने 15 दिन काम किया तो 15 दिन की पगार उसको मिलेगी बेसिक सैलरी। उसने समझ जाओ 15 दिन में कुछ ओवर टाइम भी काम किया तो उसको ओवर टाइम अलग मिलेगा, पूरा बेसिक सैलरी का पार्ट मिलेगा। अब ये बेसिक सैलरी है एज पर इनकम टैक्स फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फिर या तो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट कंपनीज में वो काम करता है उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। अब बेसिक सैलरी पे देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है और वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो इंस्टीट्यूट भी उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है। तो आप ये जब कोर्स भी जब सीख लोगे, आपको पूरा जब समझ में आ जाएगा, एक आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट जब बन जाओगे, तभी भी आपको रेगुलरली अपनी चीजें अपडेट करना है। आपको बस ये है कि सारी चीजें पूरा फाउंडेशन आपका क्लियर रहेगा कि पीएफ में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, पीएफ में, ईएसआईसी में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, बोनस में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, ये आपको पता रहेगा। अगर इन केस कभी नहीं भी पता होता है तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए या तो कोई बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि इमीडिएटली गूगल कर लेते हैं, नहीं तो आपके पास ये सारी चीजें मेरी वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगा, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस के ऊपर पीएफ ईएसआईसी का डिडक्शन है। अब देखिए इसमें मैंने ये भी चीज मेंशन कर दिया है कि बेसिक सैलरी पे पीएफ डिडक्ट होता है, नीचे देखिए ईएसआईसी है वो भी डिडक्ट होता है, बोनस भी डिडक्ट होता है, ओटी भी डिडक्ट होता है, और प्रोपोर्शनेटली यानी कंपनी जो है, ऐसा नहीं है कि बेसिक सैलरी दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है, ये मैंडेटरी बेसिक सैलरी उनको अपने सैलरी स्ट्रक्चर में मेंशन ही करना पड़ता है दोस्तों। तो यही एक ऐसा कंपोनेंट है, यही एक ऐसा फाउंडेशन है सैलरी स्ट्रक्चर में जिसपे हर डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हर सैलरी, यही पार्ट से सारे डिडक्शंस को कंप्यूट किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें आती है लेकिन ये सबसे बेसिक है। बेसिक सैलरी आपको पता चल गया कि ये किस पे मिलता है, कि जो उसने काम किया है, जो उसने टाइम इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उसी के बेस पे बेसिक सैलरी कंप्यूट होती है। अब हम लोग देखेंगे डीएनएस अलाउंस। तो डीएनएस अलाउंस के बारे में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। डीएनएस अलाउंस इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज। दिस इज डिजाइन एज टू गिव रेगुलर इंक्रीमेंट विदाउट चेंजिंग द बेसिक टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी देखिए जहां पे एम्प्लॉय रहता है हर जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वो इस इन्फ्लेशन से सरवाइव करने के लिए उसको एक डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। और डीएनएस अलाउंस का देने का एक ये भी रीजन है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट करना है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ है दोस्तों, बात बराबर समझिएगा, उसका प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन होगा तो उसकी बेसिक सैलरी में भी चेंज होगा, लेकिन उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट करना है तो बेसिक सैलरी को एचआर कंपनी, जो भी एचआर होते हैं कंपनीज के, वो बेसिक सैलरी को टच नहीं करते, उनके डीएनएस अलाउंसेस को इंक्रीज करते। तो डीएनएस अलाउंस और बेसिक सैलरी में कुछ अंतर नहीं है, मतलब दोनों वन इन द सेम है, लेकिन कुछ इंक्रीमेंट पार्ट होता है, तो उस पार्ट के लिए डीएनएस अलाउंस लेके आया गया है कि उस पार्ट को इंक्रीज कर दिया जाए। अब देखिए डीएनएस अलाउंस में भी पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है, ईएसआईसी भी डिडक्शंस होता है, बोनस का भी डिडक्शंस होता है, ओवर टाइम का भी डिडक्शंस होता है, और प्रोपोर्शनल यानी डीएनएस अलाउंस मैंडेटरी कंपनीज देती है अपने एम्प्लॉयज को। देन हम लोग देखेंगे रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है दोस्तों। इस नाम से आपको समझ में आ रहेगा कि कंपनीज अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहती है। कब रिटेन करना चाहती है? ड्यूरिंग
ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच द एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट वर्किंग, कि कुछ पीरियड ऐसा होता है, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो ओकेशनली काम करती है, जैसे 6 मंथ हो गया, फिर 9 मंथ हो गया, फिर 3 महीने की छुट्टी होती है। तो 3 महीने का जो छुट्टी का पीरियड होता है वो पीरियड पूरा 100% कंपनी पेमेंट करती है। तो वो पेमेंट क्यों करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करके रख सके। अब रिटेनिंग के अलाउंस पे कौन कौन से डिडक्शंस लगते हैं दोस्तों, जैसे पीएफ का डिडक्शंस मैंडेटरी होता है, ईएसआईसी का डिडक्शंस नहीं होता है दोस्तों, बोनस भी नहीं होता है, ओटी भी नहीं होता है। प्रोपोर्शनेटली, जैसे कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी रिटेनिंग अलाउंस देगी, वही कंपनी देती है जिनको अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना रहता है जब कंपनी में कुछ किसी भी तरीके का काम ना हो दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस एक बार आप पढ़ भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस इज दैट component of the salary which is paid to the employee for meeting the cost of renting a home। वो जिस घर में रह रहा है एम्प्लॉय, उस घर का जो भी रेंट की पेमेंट होती है वो कंपनी पेमेंट्स करती है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट नहीं कर सकती, वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है और फिर एम्प्लॉय जो घर में रह रहा है उसका भाड़ा भरता है। तो हाउस रेंट अलाउंस में भी कुछ एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स का, जो हम लोग इनकम टैक्स की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अब देखिए, सैलरीड इंडिविजुअल रेसिडेंट in renting home can be claim this exemption and deduction that tax liability। अभी इसमें ना दोस्तों बहुत सारे हाई कोर्ट के जजमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे स्मार्ट एम्प्लॉयज होते हैं जो ये करते हैं कि अपने घर में ही रह रहे हैं, मतलब पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, अपने ही घर में रह रहे हैं, और पेरेंट्स के साथ ये अग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको भाड़ा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें इनकम टैक्स के बहुत सारे केस लॉ भी आया है कि अगर आप जो लोकेशंस पे जॉब कर रहे हैं, वही सेम लोकेशंस में अगर आपके पेरेंट्स या उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में आपके पेरेंट्स रहते हैं और आप उस घर में रह रहे हो और आप भाड़ा दिखा रहे हो, मतलब अग्रीमेंट्स बनाए हो अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं आपको भाड़ा दे रहा, तो वो जो डिडक्शन है वो डिसअला हो जाता है दोस्तों। हाँ, अगर आप, हाँ, कोई लोकेशन दूर है, डिस्ट्रिक्ट अलग है, आपकी आप कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, और आप कहीं जॉब कर रहे हो, जो जॉब लोकेशन है वो अलग डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस तरीके का एक अग्रीमेंट बना के आप पेमेंट दे सकते हो और ये डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। लेकिन आप सेम डिस्ट्रिक्ट में हो और आपके पेरेंट्स का घर भी सेम डिस्ट्रिक्ट में है और उसी घर में रह रहे हो, और आप ये डिडक्शंस पाने के लिए खाली अग्रीमेंट्स बनाए हो, तो गवर्नमेंट भी इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको भी सब समझ में आता है कि ये क्यों अग्रीमेंट्स बनाया गया है, और इसलिए ये जो डिडक्शंस का एग्जाम्पशन लेंगे वो आप डिसअलाउ हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें भी देख लो, पीएफ नॉट एप्लीकेबल है, ईएसआईसी एप्लीकेबल है, बोनस नॉट एप्लीकेबल है, ओटी नहीं मिलता है, प्रोपोर्शनेटली बहुत सारी कंपनी देती है इसको, बहुत सारी कंपनी नहीं देती है दोस्तों। फिर उसके बाद कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मतलब जो जहां एम्प्लॉय रह रहा है वहां से लेके ऑफिस तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, हाँ, वो कंपनीज देती है। अब वो कंपनी जो भी अलाउंसेस देती है उसमें पीएफ का डिडक्शंस डेफिनेटली होता है, ईएसआईसी का भी डिडक्शंस होगा। फिर उसके बाद बोनस का और ओटी का डिडक्शंस नहीं होता, और बहुत सारी कंपनी देती है, बहुत सारी कंपनी नहीं देती है। अब दोस्तों, यूनियन बजट 2018 में एक प्रोविजन लेके आ गए थे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस कर दिया गवर्नमेंट ने। स्टैंडर्ड डिडक्शंस मतलब दो अलावेंसेस को हटा दिया, और हटाने के बाद बोले कि आपको 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा। अब कौन कौन से हटा दिया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस मिलता था पहले 19,200 का, और एक मेडिकल अलावेंस मिलता था जिसमें एग्जेम्पशन था, मैक्सिमम लिमिट था 15,000 रुपया, और इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमम लिमिट था 19,200 रुपया। तो ये दोनों को हटा के अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस गवर्नमेंट लेके आई है कि 40,000 सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस क्या होता है दोस्तों, कि अगर एम्प्लॉय का कहीं ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर मतलब कोई दूसरे सिटी में, मेट्रो सिटीज में ट्रांसफर हुआ है, अब वो वहां पर रहने का उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाएगा, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बेयर करने के लिए कंपनी उसको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस देती है। बहुत इजी इजी है, एक बार आप समझ लीजिएगा, आप लोग को एक बार समझ में आ गया वो अलाउंसेस क्यों मिलता है, उतना ही आगे हम लोग जब कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे सारी चीज आपको बहुत बेस्ट समझ में आएगी। लेकिन सबसे बेस्ट है दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तो फिर सारी चीजें दिमाग से निकल जाएगी। तो सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस में भी पीएफ एक्ट यानी पीएफ का डिडक्शंस होता है, ईएसआईसी का भी डिडक्शंस होता है, बोनस का डिडक्शंस नहीं होता है, ओटी का भी डिडक्शंस नहीं होता है, और बहुत सारी कंपनी इसको देती है, बहुत सारी कंपनी नहीं देती है। लेकिन जो ट्रांसफर करता है, मतलब जो कंपनी, जो एम्प्लॉय मूव हो रहे हैं
मेट्रो सिटीज में उनको डेफिनेटली देना पड़ता है दोस्तों। देन हम लोग देखेंगे मेडिकल अलाउंसेस। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल अलाउंस पे जो एग्जाम्पशंस मिलता था दोस्तों, अब वो एग्जाम्पशंस नहीं मिलता है। लेकिन मेडिकल अलाउंस इधर पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे पीएफ का एप्लीकेबिलिटी है, ईएसआईसी का भी एप्लीकेबिलिटी है, बोनस नहीं लगता है, ओटी भी नहीं मिलता है, और बहुत सारी कंपनी इसको देती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके एम्प्लॉयज पे ईएसआईसी एक्ट एप्लीकेबल है, हाँ, तो आप मेडिकल इंश्योरेंस उस सैलरी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में ना लें। और मेडिकल इंश्योरेंस लेते भी है तो उनको एम्प्लॉयज को सारे डॉक्यूमेंट्स यानी सारे मेडिकल के प्रूफ सबमिट करना रहता है। अगर वो नहीं किए तो वो भी एग्जाम्पशंस भी नहीं मिलता है। वैसे एग्जाम्पशंस तो अभी हट ही गया, लेकिन ये कंपोनेंट जो डिडक्शन का कंपोनेंट है उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं दोस्तों। देन हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म और वॉशिंग अलाउंस। अब यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है? देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं और बहुत सारे ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, बोलूंगा एस्टेब्लिशमेंट में कंपनीज और सारी चीजें आती है। बहुत सारी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे मैंडेटरी यूनिफॉर्म होता है। जैसे आप लोग को पता होगा, रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल्स हो गए, इधर पे यूनिफॉर्म इनका मैंडेटरी होता है। तो इन्हीं एम्प्लॉयज को ये सारे बेनिफिट्स मिलता है। इसमें कुछ इनकम टैक्स का भी बेनिफिट्स है, मतलब जितना स्पेंड हुआ है उतना आपको डिडक्शंस मिल जाता है। अब यूनिफॉर्म अलाउंस को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे भी पीएफ का डिडक्शंस होता है, ईएसआईसी का डिडक्शंस नहीं होता है, बोनस भी नहीं होता, ओटी भी नहीं होता, और बहुत सारी कंपनी देती है नहीं देती है क्योंकि हर कंपनी में यूनिफॉर्म एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद लीव ट्रैवल अलाउंस। अब ये लीव ट्रैवल अलाउंस क्या है? इस अभी देखिए 2 साल में कोई ना कोई एम्प्लॉय ये प्लान करता है कि कहीं ना कहीं वो घूमने जाए। अब वो कहीं ना कहीं घूमने जाता है तो इसके वजह से भी एम्प्लॉयज को सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में कुछ बेनिफिट्स दिया है, कुछ एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि आप जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो, डोमेस्टिक यानी आप कहीं फ्लाइट से जा रहे हो, कहीं फिर ट्रेन से जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसके कुछ कुछ एग्जाम्पशंस उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं कि आप एकदम लग्जरी खर्चा कर रहे हो। जो भी डोमेस्टिक फेयर होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है एम्प्लॉयज को। और जो लीव ट्रेवल अलाउंस के अकॉर्डिंग जो जो एग्जाम्पशंस बताया गया है वो हम इनकम टैक्स में देखेंगे। जस्ट मैं इतना आपको बता देता हूँ कि लीव ट्रेवल अलाउंस ये होता है कि एम्प्लॉय समझो 2 साल के अंदर कहीं घूमने जाता है तो उसका जो खर्चा होता है जो कंपनी बेयर करती है, वो खर्चा जो कंपनी बेयर करती है उसमें उसको कुछ एग्जाम्पशंस मिलता है। तो वो एग्जाम्पशन इनकम टैक्स के पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे बताने का रीजन ये है कि क्या वो पीएफ ईएसआईसी एक्ट में एप्लीकेबल है या नहीं है, और ये क्यों आता है, लीव ट्रैवल अलाउंस क्यों दिया जाता है। कि वो जो घूमने जा रहे हो, जो वो पिकनिक बनाने जा रहे हैं, तो वो पिकनिक के जो भी एक्सपेंसेस होंगे ये ज्यादातर लीव ट्रैवल अलाउंस उन लोगों को मिलता है जो बहुत हाई पेड सैलरीज होती है। तो उनको इस तरीके के अलाउंस दिखाया जाता है कि उनको इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिल जाए दोस्तों। तो इनकम टैक्स में जो बेनिफिट है वो हम लोग इनकम टैक्स की वीडियोस में देखेंगे। अब इसमें पीएफ एप्लीकेबल नहीं है, ईएसआईसी भी एप्लीकेबल नहीं है, बोनस भी नहीं है, ओटी भी नहीं है, और बहुत सारी कंपनी देती है और बहुत सारी कंपनीज नहीं देती है दोस्तों। देन हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस। ये बहुत मिनिमम अमाउंट रहता है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन और चिल्ड्रन अलाउंस, ये हॉस्टल अलाउंस होता है, मतलब 200 रुपए इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, 200 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का डिडक्शन मिलता है। मतलब 2400 रुपया पूरे साल का डिडक्शन मिलता है। अब ये चीज ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इनकम टैक्स में बात करेंगे, लेकिन क्या इस पे पीएफ का डिडक्शन, ईएसआईसी, बोनस, ओटी का डिडक्शन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और हर कंपनी नहीं देती है दोस्तों, ये बहुत सारी कंपनी देती है, बहुत सारी कंपनी नहीं देती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंसेंटिव एंड कमीशंस। आपको पता है इंसेंटिव कमीशंस कब मिलता है? जब कुछ टारगेट अचीव होता है तब उनको इंसेंटिव्स मिलता है और उनको और एक तरीके का कमीशन मिलता है। लेकिन ये इसमें देखिए एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीएफ एंड ईएसआईसी ओनली इफ इट्स नॉट लिंक्ड विद द वेजेस एंड पेमेंट नॉट रेगुलर। अब जैसे उनको हर महीने 10,000 रुपया 15,000 रुपया उसको मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहा है, उसको एक कमीशन मिल रहा है, या वो जो टारगेट कर रहा है उसको हर महीने मिल रहा है, तो वो उसके सैलरी का पार्ट हो जाएगा दोस्तों। हर महीने नहीं, एक एक टाइम पीरियड में मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है। फिर वो कोई भी डिडक्शंस का पार्ट नहीं होगा, ना पीएफ, ना ईएसआईसी, ना बोनस, ना ओटी। और बहुत सारी कंपनी देती है, बहुत सारी कंपनीज नहीं देती है। देन दोस्तों इस स्लाइड के जरिए आपको मैं स्टैट्यूटरी कंपोनेंट जो मंथली एडिशंस होते हैं और मंथली डिडक्शंस होते हैं ओकेशनली, एनुअली, हाफ ईयरली, वो बताने की कोशिश किया हूँ
कि जैसे मंथली एडिशंस होगा वो पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ओवर टाइम अगर उसने कुछ ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम की पेमेंट्स मिल जाएगा। ओकेशनली एडिशंस क्या होता है, लीव एनकैशमेंट्स हो गया, उसको कुछ लीव जो लीव उसको मिली थी लेकिन उसने नहीं लिया, उस वो लीव के ड्यूरेशंस में भी काम मिला तो उसको लीव का एनकैशमेंट होता है। ग्रेजुइटी की पेमेंट्स हो गई। एनुअल एडिशंस क्या होता है, जैसे उसको एनुअली बोनस मिला है वो सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। मंथली डिडक्शंस पीएफ, ईएसआईसी, टीडीएस और पीटी का तो डेफिनेटली होता है। ओकेशनली डिडक्शंस पेनल्टी हो गया, कुछ उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से इन कंपनी को नुकसान हुआ है तो उसकी पेनल्टी होता है। और हाफ ईयरली और एनुअली जो डिडक्शंस होता है, अभी तो मंथली भी होने लग गया कुछ कुछ कंपनियों में, जो हम लोग आगे देखेंगे। लेबर वेलफेयर फंड का दोस्तों, इस वीडियो में जस्ट ये बताना था कि ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस है, और अलाउंसेस का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलाउंसेस किस रीजन से एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अटेंडेंस के पार्ट देखेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे अलाउंसेस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। कि जैसे अभी मैंने बहुत सारे अलाउंस बताए जिसपे पीएफ का डिडक्शंस है, किसी पे पीएफ का डिडक्शंस नहीं होता है, ईएसआईसी का डिडक्शंस है नहीं होता है, तो वो रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अगर नहीं भी करते हो तो कभी भी आप मेरा वीडियोस देख सकते हो, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आजकल तो सबसे बेस्ट है, लोग जो कंसल्टेंट होते हैं वो गूगल कर लेते हैं, उनको इजीली पता चल जाता है। तो एटलीस्ट आपका बेस और फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से अलाउंसेस है जिसपे पीएफ, ईएसआईसी का डिडक्शंस होता है, बोनस का डिडक्शंस होता है, वो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अटेंडेंस की वीडियो में। बाय, टेक केयर।